को क्या करना है, रिवाइज करना है। अब रिवाइज कैसे करना है, अगेन लिख लिख के, है ना, पढ़ के नहीं। क्योंकि देखो जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी क्लास के टाइम पर मेंस के टेस्ट दिए थे, है ना, क्लास टेस्ट हुए अपने इतने सारे, उसमें एक चीज जो तुम सभी ने गलती की थी वो ये गलती थी कि ठीक है क्वेश्चन पढ़ा, अपन को समझ में आ गया कि इसके अंदर सेक्शन लिखना क्या है, अपन को ये भी समझ में आ गया कि कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, ये अपन ने आंसर अटेम्प्ट करने से पहले दिमाग में फ्रेम कर लिया। लेकिन जब अपन लिखने बैठे तो या तो कोई पॉइंट मिस हो गया, है ना, या फिर अपन ने वर्ड इस तरीके की चूज कर ली कि अर्थ का अनर्थ हो गया। जहां पे शैल लगाना था मैं लगा दिया गलती से, मे लगाना था शैल लगा दिया, नॉट लिखना था नॉट लिखना भूल गए। तो ये सब क्या है, ब्लंडर है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि तुमने सिर्फ और सिर्फ उसे वर्बली अपनी मेमोरी में फिट किया है, लिखा नहीं है। अगर तुम्हारी लिखने की आदत नहीं है तो वहां गलती होगी। लेकिन वहीं पे अगर तुम्हारी लिखने की आदत है ना, तो ट्रस्ट में जब तुम लिख रहे होंगे ना तो तुम्हें खुद को थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, यार ये शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूं यहाँ पे। जैसे जब अपनी आदत होती है कि अपन ने वर्बली कोई चीज याद की, तो जब तुम बोलने लगते हो तो अगर तुमने बीच में से कुछ मिस किया तो तुम्हें खुद को थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, यार कुछ मैंने वर्ड मिस किया है। अगर कोई भी सॉन्ग है फॉर एग्जाम्पल, है ना, सॉन्ग अपन सुनते हैं, मेमोराइज करते हैं और सिर्फ गाते हो, तो अगर कोई तुम्हें सिर्फ गा के सुना रहा है या फिर तुम फ्लो में गा रहे हो, तो अगर गलती से तुमने कोई वर्ड मिस कर दिया तुम खट से अटक जाओगे वहां पे, है ना। तुम्हें कोई ऐसा पिन पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को अजीब लगेगा, यार कुछ तो ऑफ है। चाहे तुम्हें इमीडिएटली याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन तुम्हें फील हो जाएगा कि कुछ ऑफ है। वो तुम्हें क्यों फील हो रहा है, क्योंकि तुमने उसको मेमोराइज ऐसे किया है, बार बार सुना है और बार बार गाया है। लेकिन वही सॉन्ग जब तुम्हें लिखने के लिए बोला जाएगा जल्दी जल्दी लिखो, क्योंकि ये देखो मेंस में 3 घंटे का टाइम है, ऐसा तो नहीं पूरा दिन बैठ के रखना है आपको, है ना। 3 घंटे में आपको पूरा 100 मार्क का पेपर सॉल्व करना है। तो वहां पे जब तुम्हें बोला जा रहा है कि जल्दी जल्दी लिखो, टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास, तो अगर तुम्हारी लिखने की आदत नहीं ना, तो तुम फ्लो में जो लिख के आगे तुम अटकोगे नहीं वहां। चाहे तुमने कोई चीज गलत भी लिख दी ना, तुम्हारा पेन चलता रहेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि तुम्हें लिखने की आदत नहीं। लेकिन वहीं पे अगर लिखने की आदत हुई ना, तो अगर तुम जल्दी जल्दी भी लिख रहे हो ना, अगर तुमने गलती से कोई वर्ड गलत लिख दिया तो तुम्हारा हाथ वहीं पे रुक जाएगा, यार ये शायद मैंने गलत लिख दिया, एक बार मैं फिर से रीड कर लेता हूँ। तो क्या आता है, प्रैक्टिस से आता है। और प्रैक्टिस कब करनी है अपन को, अभी ये जो 2 महीने का अप्रोक्सीमेटली 2 महीने मान के चलो इतना टाइम पीरियड मिलने वाला है, 2 महीने से कम कहीं नहीं जा रहा, 2 महीने मान के चलो मिलेगा। तो अपने पास टिल द एंड ऑफ सितंबर अपने पास टाइम पीरियड है। उसके बाद देखते हैं कब वो एक्चुअल में एग्जाम करवाते हैं, है ना। तो अभी क्या करना है, जितना ज्यादा लिखोगे उतना तुम्हें बेनिफिट है। ये नहीं कि कॉपी बंद की डायरेक्ट उठाया बस पढ़ते रहे। अगर ये करोगे तो तुम क्राउड से, ये मान के चलो 90% क्राउड से तो पीछे ही हो, इतना तो तुम मान के चलो। क्योंकि सब लोग इस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं लिखने की, और जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है लिखने की वो भूल जाए। क्योंकि देखो इस टाइम पे क्या है, कंपटीशन कितना टफ है, बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, एक एक मार्क्स के ऊपर मारा मारी है। और वो कैसे आपका सॉल्व होगा इशू, जब आप और लोगों से बेहतर करोगे। और बेहतर कैसे करना है, लिखना है। कॉन्फिडेंस रखो। बच्चों को क्या लगता है, यार मैं लिख के कर रहा हूँ, तुमने किसी फ्रेंड से बात की, तुम्हें पता चला कि तुम्हें पूरा दिन निकल गया पीओ करने में, उसने वहीं पे 3 एक्ट निपटा दिए। लेकिन ट्रस्ट में आपने जो पूरा एक दिन लगाया ना उस पीओ को लिखने में, यू आर इन बेटर पोजिशन एज कंपेयर टू योर फ्रेंड। क्यों, क्योंकि उसने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की। और जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा तो मिस करेगा। जैसे पीओ में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपके 2 सेक्शन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। ये सेक्शन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। या फिर आपसे क्या किया जाएगा, सेक्शन 6 पूछ लीजिएंगे या सेक्शन 13, ये आपसे प्रोविजन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इन सब में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं सेक्शन 3 की बात करूं तो इसमें दिया हुआ कि भाई क्या चीज आपको कंसिडर करनी चाहिए एडमोनिशन पे छोड़ने से पहले, कौन से ऑफेंस है जिसमें आप एडमोनिशन का बेनिफिट दे सकते हो। तो ये चीजें मेंशन है। फिर उसमें भी 3-3, 4-4 अलग अलग पॉइंट से ऑफेंस 3-4 दिए हुए हैं आपको, कौन सी कंडीशन, कौन से सर्कमस्टांस आपको ध्यान करने हैं, वो भी 3 अलग अलग सर्कमस्टांस दिए हुए हैं। तो ये पॉइंट्स है। सेक्शन 4 तो और ज्यादा डिफिकल्ट है, उसमें आपको सुपरविजन ऑर्डर भी याद रखना है, उस कितने टाइम पीरियड के लिए वो भी याद रखना है, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट है तो वो भी देनी हो, कंसिडर करनी होती है, ये पॉइंट भी याद रखना है। तो इतने सारे पॉइंट याद रखते हैं, तो जब आप जल्दी जल्दी लिखोगे तो कोई ना कोई पॉइंट मिस कर दोगे, और पॉइंट अगर मिस कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो क्या करना है, लिखना है। जितना ज्यादा लिखोगे उसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये तो हुई अपनी इन जनरल अप्रोच कि भाई अपन को मेंस के लिए प्रिपेयर करना कैसे है, ये आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। अब बात ये आती है सब्जेक्ट वाइज अप्रोच
एक तो हो गया आपको पता चल गया कि भाई ये कॉमन अप्रोच है जो आपको एंटायर पीरियड के लिए आपको फॉलो करनी है, कि लिखना है, जितना ज्यादा लिखोगे, जितनी बार लिख पाओगे, उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि देखो अब आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर मैं 8 घंटे बैठ पा रहा हूँ, 10 घंटे बैठ पा रहा हूँ, नहीं, 12-12, 13-13 घंटे, जितने घंटे बैठ के बस लिखे जा रहे हो उतना बेनिफिट है। कॉपी भर दो, जितनी बार लिखोगे उतना बेनिफिट है, जितनी बार लिखोगे उतना बेनिफिट है। तो जितना लिखना है उतना लिखो। अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना जो आप कई लोग गलती करेंगे, पेन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेन सेलेक्ट करना। जब अपनी रेगुलर क्लास चलती थी तब भी मैंने सबको बोला था भाई जब तुम क्लास नोट्स बना रहे हो या फिर आप घर पे जाके लिख रहे हो, कुछ भी करो, आपका एक पेन सेलेक्ट कर लो और फॉर द एंटायर प्रोसेस, आरजेएस की जो प्रोसेस है उसमें आपको वही पेन काम में लेना है। चाहे आप कुछ भी लिख रहे हो आपको क्या करना है, वही पेन काम में लेना है। अगर आपने उसमें गड़बड़ की, एंड टाइम पे पेन चेंज किया तो दिक्कत हो जाएगी। तब क्या करना है, आज ही जाओ। अगर अभी तक आपने पेन सेलेक्ट नहीं किया है, होपफुली एटलीस्ट जो अपनी क्लास के बच्चे हैं, मुझे उम्मीद है कि उन लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा किस पेन से लिखना है ना। अगर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सेलेक्ट करो, जितना भी आप अभी करोगे काम लिखने का उसी पेन से करना, ताकि आपका जो हाथ है फेमिलियर हो उससे, कि ठीक है इस तरीके से होगा। क्योंकि पेन चेंज होते ही फ्लो चेंज हो जाता है और फिर वो सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो क्या करना है, पेन सेलेक्ट करना, उसी से कॉपी भरनी है अपनी, जितनी ज्यादा भरोगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। करेक्ट। तो जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं क्लास, क्या उन्हें भी ये चीज क्लियर हो गई है? क्या बेसिक कैसे पढ़ना है ये एक बार मुझे फटाफट से बता दो कि क्या ये बेसिक क्लियर हो गया है कि कैसे आपको मेंस की अप्रोच अपनानी है, ताकि अपन फिर स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में आज की क्लास जो अपन सब्जेक्ट वाइज लेके चलने वाले हैं। ठीक है, ओके। देखो आज जो अपन एक्ट लेके चलने वाले हैं वो है इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर बीएसए, है ना। ये एक्ट अपन समझेंगे, ये समझने का ट्राई करेंगे कि वो कौन से प्रोविजंस हैं जिनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए और वो कितने टाइप के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि वहां पे अपन को कोई भी सरप्राइज ना मिले तो ही बढ़िया, क्योंकि सरप्राइज हमेशा अच्छा नहीं होता है। ठीक है, सरप्राइज सिर्फ वैलेंटाइन वीक में अच्छे लगते हैं, एग्जाम में सरप्राइज बिल्कुल भी अच्छे नहीं है ना। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे क्या करके चलना है, फेमिलियर होना है हर चीज से। क्योंकि देखो अभी इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है, कोई फैन है क्रिकेट का, फॉलो करता है? ओके। नहीं भी करते तो एक चीज तो पता होगी कि भाई जब ओवरसीज कंडीशन में जाके आप खेलते हो तो आपकी टीम ऐसा नहीं जिस दिन मैच हो रहा है उसके एक दिन पहले जाके वहां पहुंचते, नहीं, कई बार हफ्ते भर पहले, कई बार 2 हफ्ते भर पहले जाते हैं, वहां पे वो प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं, ये सारा काम करते हैं। तो क्यों करते हैं, प्रोफेशनल है, सालों साल वो खेलते हैं, फिर भी उन्हें क्यों जरूरत पड़ रही, क्यों? क्योंकि उन्हें उस कंडीशन से फेमिलियर होना है। वहां पे जाके उन्हें कोई भी सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सरप्राइज मिला कोलैप्स कर जाओगे पूरी टीम, है ना। तो क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इवन दो आज जो टीम इंग्लैंड में खेल रही है, अगर वो साल भर बाद जाके भी खेलती है तब भी वो यही रूटीन अपनाएगी कि भाई वो जाएंगे हफ्ते 2 हफ्ते भर पहले प्रैक्टिस करेंगे, फेमिलियर होंगे फिर से। वो क्यों? क्योंकि उनको उस कंडीशन में मैच खेलना है। तो ये जो आपका आरजेएस का एग्जाम है ना, वो भी एक मैच ही है। जितना ज्यादा आप कंडीशन से फेमिलियर हो उतना बेटर परफॉर्म करोगे, और जितना ज्यादा आप उनसे अनटच्ड रहोगे, ठीक है, अनफेमिलियर रहोगे, उतने ज्यादा सरप्राइज मिलेंगे, उतने ज्यादा बाउंसर मिलेंगे, और बाउंसर में भैया जबड़ा टूटने का पूरा रिस्क रहता है। और वहां पे अगर कुछ ऐसा बाउंसर मिल गया तो फिर वहां पे सीधे फेल ही है, वहां पे रिटायर हर्ट ही हो क्या होगे और कुछ सॉल्यूशन नहीं है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इन क्लासेस जो आपकी क्लास चलेगी, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ क्लास का कैसे होगा। यहाँ पे जो हम क्लास लेने वाले हैं उसके अंदर क्या करेंगे, सब्जेक्ट्स उठाएंगे, मेजर सब्जेक्ट्स पहले लेंगे, उसके बाद जो अपने माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो अपन बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे उसके अंदर कि भाई आप यहाँ पे पूरे 2 महीने बैठ के डेली क्लास लगा रहे हो, घंटा 2 घंटा यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, नहीं। अपना टारगेट ये है कि 1 महीने के अंदर अंदर अपन को सारे सब्जेक्ट से फेमिलियर होना है कि हर सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका फॉर्मेट क्या रहने वाला है ना। तो जो अपने माइनर सब्जेक्ट्स है उनमें सेम फॉर्मेट चलता है, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अपन उठाएंगे, अपन पूरा बल्क बना के, ठीक है, ग्रुप बना के उसमें से इंडिविजुअल 1-2 सब्जेक्ट उठा लेंगे माइनर, उनको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो अपने मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको अपन इंडिविजुअल लेके चलेंगे। अब उसमें क्या करने वाले हैं, उसमें जैसे आज अपन इंडियन एविडेंस एक्ट करेंगे, उसमें ये देखो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर बना दिए, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है,
डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो हैं, कुछ नहीं, यही टोटल पैटर्न बनता है एविडेंस एक्ट से, डिफरेंट क्वेश्चन का। तो आपको अगर इंडियन एविडेंस एक्ट को प्रिपेयर करना है तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ताकि आप जो है उस लिमिटेड स्कोप में अपनी तैयारी करो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, उस चीज को समझो। देखिए, जब भी हम मेंस एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पे एक रूल फॉलो किया जाता है मेंस एग्जामिनेशन के अंदर, जिसको आप बोल सकते हो 70-30 रूल, ठीक है, या फिर आप 60-40 भी, मतलब इसी रेशियो में ऑलमोस्ट ही चलता है, ठीक है। अब ये रूल क्या है, 70-30 या 60-40? आप ये मान के चलो कि जो आपका 70% पेपर है, 70% जो क्वेश्चन है ना, वो आपके एंटायर सब्जेक्ट के 30% सिलेबस में से ही आने वाला है। जो आपका 70% पेपर है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, तो 10 में से 7 जो क्वेश्चन है ना, वो इस 30% पोर्शन में से ही आने वाले हैं। यानी कि जो रिमेनिंग 70% आपका पोर्शन है वो काइंड ऑफ यूजलेस है अगर आप उसको ब्रीफ में पढ़ के चले जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल छोड़ना है, क्या करना है, पढ़ना है, लेकिन फोकस किस पे रखना है, इस 30% पे। क्यों? क्योंकि आपका सिलेक्शन ये 30% करवाएगा। अगर आपने इस 30% को और जो रिमेनिंग 70% है उसको इक्वली ट्रीट किया तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है मेंस के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पे आप जाओगे तो देखो, किसी के लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि वो 100% सिलेबस तैयार कर सके, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। आप एग्जाम दे चुके हो, इवन आपने कॉलेजेस के भी एग्जाम दिए, चाहे आप एक रात पहले पढ़ रहे हो, पॉसिबल नहीं होता, चाहे आप साल भर पहले पढ़ लो। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, कोई भी एस्पिरेंट 100% सिलेबस कवर नहीं करता है ना, सेलेक्टेड पोर्शन कवर करना होता है। तो अपना फोकस किस पे रहेगा, इस 30% पे, कि इस 30% को अगर हमने एकदम मजबूती से पकड़ लिया तो बाकी जो 70% है, अगर उसको हमने लाइट वे में भी प्रिपेयर किया है, मैं ये नहीं बोल रहा छोड़ के जाना है, लाइटली भी प्रिपेयर किया तो आपका काम हो जाएगा। जैसे प्री के टाइम पर भी मैंने बोला था कि ये स्पेसिफिक सेक्शन से, ये स्पेसिफिक पोर्शन से, जिनसे एमसीक्यू बनने के चांस ज्यादा रहते हैं, बाकी को आप ऊपर ऊपर से पढ़ लो। फॉर एग्जांपल आईपीसी जब अपन ने किया था, बहुत ही लिमिटेड सेक्शंस थे जो अपन ने कवर किए थे, उसके अलावा मैंने बोलता ऊपर ऊपर से पढ़ लो। कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ प्रोविजन थे जो ऊपर ऊपर से पढ़ने थे, ठीक है। तो हर चीज में अपन ने ये देखा था। प्री में तो फिर भी रिस्क होता है कि रैंडम सेक्शन से क्वेश्चन उठाया, कुछ भी पूछ लिया। मेंस में ये रिस्क थोड़ा और कम हो जाता है, क्योंकि लिमिटेड पोर्शन ही है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अपना फोकस किस पे रहेगा, इस 30% पे। 70% भी आपको कवर करना है, बट मेनली किसको प्रिपेयर करना है, इस 30% को। और अगर इस 30% को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप बहुत आगे अपने कॉम्पिटिशन से। और अगर आपने इस 30% और 70% को इक्वली ट्रीट किया तो फिर आप बहुत बड़ी मुश्किल में, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, 30% पे फोकस करना है और 70% को भी साथ के साथ कवर करते हुए चलना है। ओके, समझ में आया कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चलेगी। ओके, अब हम उठाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके इंडियन एविडेंस एक्ट से बनते हैं। इसमें क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाए, आपके जो पीवाईक्यूज है उन्हीं से मैंने सैंपल क्वेश्चंस उठाए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके के वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अपन क्या करेंगे, पहले समझेंगे अलग अलग कैटेगरीज को, कि कैटेगरीज हैं क्या। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, डॉक्ट्रिन बेस्ड क्वेश्चन हो गए। तो अपन पहले समझेंगे कि डिफरेंट कैटेगरी क्या है क्वेश्चंस की, है ना। फिर उसके बाद ये समझेंगे कि इन क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या रहने वाला है आपका, है ना, कि पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, मिड पोर्शन क्या होगा और एंड कैसे करना है। ओके, समझ में आ गया कि किस तरीके से अपन चलने वाले हैं। ओके, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैटेगरी से, और ये फर्स्ट कैटेगरी सबसे ज्यादा सिंपल होती है अगर आपके बैरेक्ट पे कमांड है तो। वैसे तो हर कैटेगरी के अंदर आपको बैरेक्ट ही लिखना है, बट ये स्पेसिफिकली सिंपल क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको डायरेक्टली पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि इसमें लिखना क्या है ना। आपको ज्यादा उसमें ऐसा सोचना नहीं होता है, आपने देखा, आपको क्वेश्चन क्लिक किया, आपको सेक्शन क्लिक किया और आपने लिखना चालू कर दिया। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अ विटनेस कैन बी कॉन्ट्राडिक्टेड बाय द प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन राइटिंग। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है एक बार मुझे बता दो क्या उन्हें विजिबल है। ऐसा तो नहीं है कि पढ़ने में कुछ दिक्कत आ रही हो, ताकि इसका फॉन्ट फिर मैं बड़ा कर देता हूँ। अगर विजिबल है तो अपन आगे चलते हैं। ओके, आप लोगों को तो क्लियर हो रहा है जो यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको दिखाई नहीं दे रहा, पीछे तक दिख रहा है। ओके, तो
क्या पूछा जा रहा है, हाउ अ विटनेस कैन बी कॉन्ट्राडिक्टेड बाय द प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन राइटिंग। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन डायरेक्टली किससे बेस्ड है, 145। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट अगर लेके आओ इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो एक बार सेक्शन 145 ओपन करो। सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या हेडिंग है सेक्शन 145 की, रीड करना। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। तो यहां पे यही तो पूछा जा रहा है अपन को कि हाउ अ विटनेस कैन बी कॉन्ट्राडिक्टेड बाय द प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन राइटिंग। तो ये पोर्शन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है, सेक्शन 145 लिखने को बोला जा रहा है। तो जो ये क्वेश्चन होते हैं सबसे ईजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन एन ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज रेलेवेंट। ये देखो 2 साल रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया, 2016 2015, है ना। और कौन से सेक्शन से रिलेटेड है, सेक्शन 47A। एक बार क्विकली सेक्शन 47A भी खोलो। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो भी अपना डायरेक्ट ओपन रखो और सेक्शंस को देखते हुए चलो। क्या है हेडिंग 47A की, व्हेन रेलेवेंट। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आपके पास दिमाग में डायरेक्ट छपा हुआ है, और ये बहुत जरूरी है आरजेस क्लियर करने के लिए कि दिमाग में आपके डायरेक्ट छपा होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन तो, है ना। तो ये आपने जब देखा, ये देखते आपको समझ में आ गया कि भाई ये 47A से पूछ रहे हैं, है ना। एक और देख लेते हैं, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन एविडेंस एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 2016 सेक्शन 65B। ठीक है, 65B अपन ओपन करते हैं। क्या लिखा हुआ है हेडिंग, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या इसमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत है, कुछ भी इन क्वेश्चंस को देख के क्या आपको सोचने की जरूरत है, नहीं है। यानी कि यहां पे क्या काम आएगा, क्वेश्चन पढ़ा, क्लिक किया, आपके दिमाग में फोटो निकल के आ जानी चाहिए कि भैया ये बैरक के इस पेज पे यहां से स्टार्ट हो रहा था और ऐसे ऐसे मुझे लिखना है, और फिर आप लिखना चालू कर दो बिना सोचे समझे। ये वो क्वेश्चन है जिनके अंदर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस आंसर स्टार्ट करने से पहले आपके सामने सेक्शन नंबर होना चाहिए, मुझे क्या लिखना, खट 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 वो लिखना चालू कर दो, है ना। तो यानी कि जो अपने फर्स्ट कैटेगरी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो तो आपको क्या करना है, एज पर सेक्शन 145, बस इतना सा लिख देना है, एज पर सेक्शन 145, और बस ये लिख के पूरा सेक्शन जितना आपको याद आ पा रहा है, जो इसेंशियल चीजें याद आ पा रही है वो लिखना चालू कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को टैकल करना है ना। अब आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज लीडिंग क्वेश्चन, ठीक है, वही सेक्शन 141 से लेके 143, ये 4 सेक्शन है जो यहां पे आपको डील करने होते हैं। ओके, और यहां पे अब ये अब देखो, अब आप बोलोगे सर इसमें सिर्फ 141 क्यों नहीं लिखा, है ना, चारों सेक्शन क्यों लिखे। देखो ये डिपेंड करेगा मार्क्स के ऊपर, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अगर ये आपसे बहुत ही कम मार्क्स, मतलब कि 3 मार्क्स से नीचे तो अपने क्वेश्चन आते नहीं आरजीएस के अंदर, है ना, या फिर अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपको अलग अलग चीजें लिखने के लिए बोला जा रहा है, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें आपसे 3 चीजें पूछ ली गई, तो एक क्वेश्चन कितने मार्क का हुआ, 2 मार्क का हुआ, तो फिर आप इसमें सिर्फ 41 लिख के कर सकते हैं। लेकिन जहां पे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है आपको क्या करना है, पूरे का पूरा ये प्रोविजन जो है, जो लीडिंग क्वेश्चन से रिलेटेड है वो लिखना है। कोई भी डाउट इसके अंदर, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन अपन को कैसे अटेम्प्ट करना है समझ में आया, कोई भी दिक्कत इसके अंदर। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है क्या उन्हें समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करना है, क्योंकि बहुत सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, सेक्शन लिखो और कॉपी करना चालू करो। वहीं से देखो, अभी अपन आगे बढ़ने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं। देखो 65B, 65B, ठीक है, 47A, तो ये 3 क्वेश्चन आपके किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। यानी कि आपको एक चीज समझ में है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, और अगर आपको पता हो तो बीएसए के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड कुछ चीजें ऐड ऑन की गई, याद है,
इवन डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है उसमें भी ऐड किया गया है, एविडेंस की डेफिनेशन है उसमें भी ऐड किया गया है, और उसके बाद जो अपना एडमिसिबिलिटी वाला जो एरिया है उसके प्रोविजन में भी कुछ चीजें ऐड ऑन की गई हैं। तो यानी कि अभी भी फिर से बहुत ज्यादा चांस है कि आपसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना। तो प्रिपेयर करके अपन को चलना है। ओके, अब सेकंड इसके अंदर सिचुएशन आती है इन टाइप के क्वेश्चंस में कि सर अगर हमारे पास टाइम नहीं है, प्रोविजन बहुत बड़ा है, जैसे कि अगर मैं 65B की बात करूं, बहुत बड़ा प्रोविजन है ना, तो फिर आप लोगों को लगता है कि सर इसमें क्या पूरा इतना बड़ा प्रोविजन लिखना जरूरी है क्या, है ना, इसको क्या हम कट शॉर्ट करके बुलेट पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। अगर मैं बात करूं कि भाई बड़ा प्रोविजन है, इसका एक और एग्जांपल ले लो जो बेस्ट एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल सीआरपीसी का सेक्शन 167 है, वो 2 पेज का सेक्शन, 167 अगर सीआरपीसी आपको पता हो तो 2 पेज का सेक्शन है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको 2 पेज एज इट इज याद हो जाएगा, कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो आपको याद रहेंगी, कुछ चीजें आप भूल जाओगे। तो यहां पे क्या करना होता है, जब भी आपके सामने बहुत बड़ा सेक्शन है और वो आपको लिखने की जरूरत है, तो आपको क्या करना है, उसमें आप क्या कर सकते हो, पहली चीज तो इसेंशियल चीजें छापो। क्लास में भी जब भी अपन कवर करते थे तो मैं आपको बार बार बोलता था कि हर सेक्शन के अंदर कुछ इसेंशियल वर्ड्स होते हैं, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो आपको याद रखने की जरूरत है। कहीं पे मे लिखा है तो आपको मे ही लिखना है, वहां पे आप शैल नहीं लिख सकते, है ना। कहाँ जहां पे शैल लिखा, शैल ही लिखना, मे नहीं लिख सकते। तो ये सारी चीजें अपन को याद रखनी होती है। तो जब भी आप किसी भी सेक्शन को कट शॉर्ट कर रहे हो तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज, इसेंशियल वर्ड्स। ठीक है, यानी कि उन वर्ड्स को आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपसे पूछा जा रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट में फॉर एग्जांपल अगर मैं 65B की ही बात करूं, तो कहां पर सर्टिफिकेट आपको देना है, तो सर्टिफिकेट तो लिखना पड़ेगा ना। अब बिना सर्टिफिकेट के तो इसको काम में ले ही नहीं सकते हो, राइट। जहां पे आपको लिखा हुआ है डाटा वर्ड यूज में लिया, डाटा लेना ही लेना है। कंप्यूटर सोर्स लिखा हो तो कंप्यूटर सोर्स ही लिखना है, आप इसको लैपटॉप तो नहीं लिखोगे, कंप्यूटर ही लिखोगे। इवन दो कंप्यूटर लैपटॉप सेम चीज होती है अपने आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन ऐसा नहीं करना। जहां कंप्यूटर लिखा है कंप्यूटर ही लिखना है, ठीक है। जहां पे डाटा लिखा है डाटा ही लिखना है, कुछ और वर्ड यूज में नहीं लेना है। तो अपन को क्या करना है, इसेंशियल टर्मिनोलॉजी को याद रखना है। और ये जो चीज है आपकी स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा कहाँ काम आती है, आईपीसी के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, टीपीए के अंदर, क्योंकि वहां पे स्पेसिफिकली आईपीसी में अगर आपने इंटेंशनली अगर उस सेक्शन के अंदर वर्ड लिखा हुआ है उसको स्किप कर दिया तो आपने पूरा प्रोविजन ही चेंज कर दिया ना। अब आप बाद में ये तो नहीं बोल सकते कि सर 4 लाइन का प्रोविजन था उसमें से 4 लाइन मैंने एज इट इज लिखी, बस ये एक वर्ड स्किप हो गया। तो वर्ड स्किप होने का मतलब है कि या तो आपने उस ऑफेंस का एम्बिट बहुत बड़ा कर दिया है या फिर बहुत छोटा कर दिया है, तो अब आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप फिर बाद में ये ब्लेम नहीं कर सकते नहीं सर मैंने तो पूरा लिख दिया था, बस एक ही तो वर्ड की गलती। वो वर्ड कितना इसेंशियल है ये डिपेंड करता है उस पूरे प्रोविजन पे। तो पहली चीज आपको क्या याद रखनी है कि इसेंशियल वर्ड स्किप नहीं करना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है और कई बच्चे इसको कैच भी नहीं कर पाते। वो क्या है कि एसेंस ऑफ द सेक्शन, ठीक है। जो प्रोविजन आपके सामने दिया गया है उसका एसेंस क्या है, ठीक है, उसके पीछे का जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट क्या है। कई बार आप क्या करते हो, प्रोविजन को लिखते हुए इतनी ज्यादा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज यूज में ले लेते हो ना कि उसका वो एसेंस ही खत्म हो जाता है। पढ़ने में ऐसा लगता है कि किसी लॉ स्टूडेंट ने नहीं लिखा है, किसने लिखा है, नॉर्मल एक बच्चा जिसको इस प्रोविजन के बारे में थोड़ा बहुत पता था। तो ये डिफरेंशिएट करता है आपके मार्क्स में कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने जब वो प्रोविजन लिखा पढ़ के समझ में आ रहा है कि इस सेक्शन का एसेंस वही है, पढ़ते हुए मुझे फील आ रही है कि किसी ऐसे स्टूडेंट ने लिखा है जिसको लॉ की नॉलेज है, जिसने जुडिशरी की प्रिपरेशन की है, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। कई बार जब आप लोगों की क्लास टेस्ट में कॉपीज चेक की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि पढ़ के वो मजा नहीं आ रहा। आप हो सकता है कि सेम चीज कन्वे कर पा रहे हो, लेकिन देखो एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज और एक लीगल लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। तो आपको ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। वहां पे आप बैठ के अगर एक नॉन लीगल स्टूडेंट की तरह आंसर लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये काम आपकी चलता था सेमेस्टर एग्जाम में, है ना। सेमेस्टर एग्जाम में तो आपने लिख दिया, वहां पे आपको मार्क्स मिल के काम हो गया। यहां पे ऐसा नहीं होगा।
यहाँ पे एसेंस बना रहना चाहिए सेक्शन का। तो चाहे आप उसको पॉइंटर में लिख रहे हो या पूरा पैराग्राफ लिख रहे हो, ये आपके ऊपर है, लेकिन एसेंस खत्म नहीं होना चाहिए। और एक चीज का और ध्यान रखना, जब आप पॉइंटर बना रहे हो तो इसेंशियल जो चीजें वो तो लिखनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती पॉइंटर बना रहे हो। जहां पे पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं वहां पे पॉइंटर नहीं बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे थेफ्ट की डेफिनेशन पूछी गई तो वहां पे 2 लाइन की सिर्फ डेफिनेशन, नीचे एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आपको डिसऑनेस्टली उसके अंदर वर्ड पता होना चाहिए। अब आप उसमें हेडिंग रादर देन उसको लिखने का आप लिख दो इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ थेफ्ट, डिसऑनेस्ट होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए, तो ये एसेंस बचा नहीं है सेक्शन का। आपने चाहे पूरी इसेंशियल चीजें लिख दी हो, लेकिन क्या वो सेक्शन का एसेंस बचा? नहीं बचा। तो आपको लिखना उसको पूरे उसी में है, लाइंस में ही लिखना है। अगर आपसे पूछा जा रहा है स्पेसिफिकली क्वेश्चंस के अंदर कि व्हाट आर द इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ थेफ्ट, तो आप उसकी लिस्ट बनाओ। लेकिन अगर आपसे नहीं पूछा जा रहा है तो वहां पे आप उसको जबरदस्ती पॉइंट्स में मत तोड़ो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके सेक्शन का एसेंस खत्म हो जाएगा, फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो यहाँ पर बच्चे नॉर्मली अपनी आंसर शीट में करते हैं, फिर उन्हें लगता है कि यार मैंने लिखा तो सब कुछ था लेकिन मुझे मार्क्स नहीं मिले, ठीक है। और किस सेक्शन को ब्रेक डाउन करना है, किसको नहीं करना है, ये कैसे समझ में आएगा? जब आप ये 2 महीने बैठ के अपने क्वेश्चंस वो सेक्शंस को लिखोगे, आपको खुद को क्लिक कर जाएगा कि यार ये सेक्शन को अगर मैं तोड़ रहा हूं या तोड़ रही हूं तो फिर ये दिक्कत हो रही है, ये यहाँ पे मजा नहीं आ रहा पढ़ के। तो ये ही प्रैक्टिस करनी है 2 महीने में, जो मैंने अभी बोला कि 80% तो आप काम कर चुके हो, अब अन्नो गधा मजदूरी नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि देखो बेचारा मेहनत तो गधा भी करता है और घोड़ा भी करता है, लेकिन गधे को बदनाम कर रखा है, क्यों? क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाता, है ना। तो अपन को गधा मजदूरी नहीं करनी है, स्मार्ट प्ले करना है। अगर आपने गधा मजदूरी पे फोकस किया तो फिर भैया भीड़ में आप बाहर हो, है ना। तो स्मार्ट प्ले करना है, गधा मजदूरी नहीं करनी है। स्मार्ट प्ले कैसे करना है? अभी लिखने की प्रैक्टिस करो ताकि आपकी हैबिट बने, खुद को पता चले कि किसको ब्रेक डाउन करना है, किसको नहीं करना। क्योंकि यहाँ तो फिर भी आपकी आंसर शीट चेक होकर आएगी, आप एक बार को बहस कर सकते हो कि नहीं सर मैंने लिख तो दिया था, मैंने कर तो दिया था। क्या आपके पास ये ऑप्शन वहां पे अवेलेबल है? नहीं है ना। वो तो जो कॉपी चेक होके आ गई वो आ गई, वो आपको माननी पड़ेगी। तो इसलिए स्मार्ट वर्क करना है, ओके। तो अपन चलते हैं वापस से अपने पैटर्न के ऊपर। तो क्या ये पैटर्न समझ में आ गया? डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आए तो कैसे करना है? सेक्शन नंबर लिखना है एज पर द सेक्शन, दिस और एंड कर दो। कोई भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे वो क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा रहा है, 5 में पूछा जा रहा है, 6 में पूछा जा रहा है, आपको क्या करना है? सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। चीज समझ में आ गई है? अब है ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं अपने क्वेश्चंस, थोड़े से ट्रिकी होते हैं। लिखना तो इसमें भी सेक्शन है, लेकिन उस आंसर की फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है। क्योंकि अगर आप इसमें भी एज इट इज यही फॉर्मेट अपनाते हो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड वाला, तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। इसमें थोड़ा सा जो है अपना फॉर्मेट चेंज हो जाता है। फॉर्मेट कैसे चेंज होगा? जैसे अपन पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैन मे लाई बट डॉक्यूमेंट्स विल नॉट। critically examine this statement in the light of the provision excluding oral evidence by documentary evidence under the Indian Evidence Act 1872। क्या ये क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या पहली बार में पढ़ते समझ में आ रहा है कि सेक्शन कौन सा है? अगर आप कंपेयर करो, हाँ आप ये कंसेप्ट क्लियर है तो समझ में आ गया, लेकिन इन क्वेश्चंस को देखो और इन क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को देखो, क्या डिफरेंस नजर आया? यहां पर आपको क्वेश्चन पढ़ते ही, ये टर्म पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा है कि मुझसे कौन सा सेक्शन पूछा जा रहा है ना। यहां पे आपने ये पढ़ा है तो सेक्शन की हेडिंग है साफ साफ। क्या ये चीज आपको यहां पे क्लियर हुई? क्या फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते ही क्या आपको क्लिक हो गया कि सेक्शन कौन सा है? आपको दिमाग लगाना पड़ा ना कि कौन कौन से सेक्शंस हैं जो, पहली बात तो डॉक्यूमेंट्री एंड ओरल एविडेंस से डील कर रहे हैं, सारे आपको सेक्शन लाइन से दिमाग में आएंगे। फिर आप उसमें एलिमिनेट करते हुए चलोगे कि अच्छा ये वाला सेक्शन यहाँ पे नहीं लिखना है मुझे, अच्छा ये वाला नहीं लिखना है ना। तो ये वो क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिकी होते हैं थोड़े से। एक बार के लिए आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रोविजन कौन सा है, क्योंकि अगर आपने वो गलत आइडेंटिफाई कर दिया तो आपका पूरा आंसर गलत है, चाहे आपने कुछ भी किया हो, है ना। पूरा आंसर आपका गलत है। तो ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट वाले, फिर आते हैं ये वाले। अब यहां पर आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है सेक्शन कौन सा है। वो गलत आइडेंटिफाई किया, पूरी मेहनत बेकार। तो पहला काम क्या है अपना? सेक्शन
आइडेंटिफाई करना। अब जब आप सेक्शन आइडेंटिफाई कर देते हो तो उसके बाद आपका सेकंड टास्क स्टार्ट होता है। वो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। कैसे? अगर ये क्वेश्चन मुझसे 3 मार्क्स में पूछा गया, अभी मैं कितना बड़ा प्रोविजन लिखना है उस पर नहीं जा रहा हूं, ये समझाने के लिए कि मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट कैसे चेंज होता है वो अपन समझते हैं। अभी अगर ये क्वेश्चन मुझसे 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाए तो इसमें मैं सीधा से लिखूंगा द फॉलोइंग द अबव मेंशन स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद दिस सेक्शन, और फिर मैं सेक्शन लिखना चालू कर दूंगा, और जब सेक्शन खत्म होगा मैं लिखूंगा हैंस वी कैन से दैट, फिर आपको वापस से स्टेटमेंट लिख देना, ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो। वहीं पर अगर ये क्वेश्चन आपसे लेंथी क्वेश्चन पूछा गया, 5 मार्क्स का पूछा गया या फिर 6 मार्क्स का पूछा गया, तो फिर आपको इसमें क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले ही लाइन पकड़नी है, मैन मे लाई बट डॉक्यूमेंट विल नॉट। ठीक है, तो ये आपको स्टार्ट करना होता है जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट से, कि भाई ये जो मेरे सामने लाइन आई है ये एक्चुअल में बोलना क्या चाहती है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको लॉजिक पकड़ना है कि भैया इंसान झूठ बोल सकता है, डॉक्यूमेंट कभी झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अब आप जब इस आंसर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे तो आपको डायरेक्टली प्रोविजन के ऊपर जंप नहीं करना है। ठीक है, प्रोविजन के ऊपर जंप नहीं करना है, पहले थोड़ा सा इसको समझाना है। ठीक है, क्या कर रहा है, थोड़ा सा इस लाइन को समझाना है। जब आपने वो समझा दिया, फिर इस लाइन से रिलेटेड एक रूल है, क्या कोई मुझे बता पाएगा ये क्वेश्चन कौन से रूल के ऊपर बेस्ड है? बेस्ट एविडेंस रूल। याद आया कुछ? इंडियन एविडेंस एक्ट में बेस्ट एविडेंस रूल है ना? हाँ, तो जल्दी से प्रैक्टिस करनी है उसकी। तो ये करते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि भैया ये बेस्ट एविडेंस रूल से रिलेटेड है। अब अगर 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन है और जो इवेल्यूएटर जिसने भी आपकी कॉपी चेक की, अगर उसको आपके आंसर में बेस्ट एविडेंस रूल ये 3 वर्ड अगर आपके आंसर में उसे नहीं दिखाई दिए तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा, है ना? तो आपको क्या करना है, अब देखो टास्क आपका बढ़ गया ना। पहले तो क्या था, सिर्फ सेक्शन आइडेंटिफाई किया, लिखना चालू कर दिया, लेकिन अब आपका टास्क बढ़ता जा रहा है। अभी तो एक क्वेश्चन अपन ने आधा भी नहीं किया है, अभी तो अपन इसमें आगे और चलेंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि इसके पीछे का जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट क्या है वो लिखना है। फिर उसके बाद अगर कोई रूल डॉक्ट्रिन इससे रिलेटेड है तो फिर उसे बताना है। बेस्ट एविडेंस रूल आपने बता दिया सर, बेस्ट एविडेंस रूल इज रिलेटेड विद सेक्शन 91 एंड 92 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इट प्रोहिबिट, इवन तो आपको 91 92 अभी लिखना है, बट बेस्ट एविडेंस रूल को पहले एक्सप्लेन करो। सर, बेस्ट एविडेंस रूल प्रोहिबिट oral evidence in certain circumstances which are specifically mentioned under section 91, but in some exceptional circumstances oral evidence can be given and those circumstances are provided under section 92। ये आपने क्या किया, इस आंसर का इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख दिया। ठीक है, और वो क्यों लिखना पड़ा अपन को, क्यों? क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। आपको लिंक बनाना आना चाहिए कि आप जो चीज लिख रहे हो, जो कंसेप्ट आपसे पूछा जा रहा है, उस कंसेप्ट में और आपके सेक्शन में क्या लिंक है। अगर आपने वो लिंक स्टैब्लिश कर दिया तो आपके आंसर का एक फ्लो बन जाएगा, और अगर आपने वो लिंक स्टैब्लिश नहीं किया तो फिर आपको दिक्कत आएगी कि आपका वो जो आंसर एक फ्लो में नहीं लगेगा, और अगर एक फ्लो में नहीं लगेगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी, जो एग्जामिनर है ना उसको मजा नहीं आएगा। और देखो, जो सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं जब चेक करने बैठते हो एज अ टीचर, हम कितना भी कंट्रोल करें, कहीं ना कहीं इशू आ ही जाता है कि एक आंसर जिसके कंटेंट बहुत अच्छा लिखा हुआ है, फ्लो लेकिन नहीं बना हुआ, तो फिर हम उसको इतने मार्क्स नहीं देंगे। लेकिन वहीं पे एक ऐसा बच्चा है जिसने कंटेंट ठीक ठाक लिखा है लेकिन फ्लो बन रहा है, अपना आप थोड़े से मार्क्स ज्यादा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ते हुए अगर आपको कहीं पे भी हर्डल आया, ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं बात खटकती है, क्या ये चीज ने गलत लिख दी, ये नहीं लिखना था, वो नहीं करना था, तो गलतियां निकाली जाएगी। लेकिन वहीं पे कंटेंट आपका ठीक ठाक है लेकिन फ्लो बन रहा है आंसर में, तो फिर वो फ्लो में आपकी जो मिस्टेक्स है वो भी कई बार इग्नोर हो जाती है। तो अपन को क्या करना है, फ्लो पे ध्यान देना है कि क्या आपका फ्लो बन रहा है फिर नहीं बन रहा। तो क्या चीज समझ में है, अपन को क्या करना है, सबसे पहले इसका जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट लिखना है, फिर अगर कोई रूल या डॉक्ट्रिन उसके ऊपर बेस्ड है तो वो लिखना है,
फिर उसके बाद प्रोविजन लिखना है, ठीक है। और अब देखो ये क्या वर्ड लिखा हुआ है, क्रिटिकली एग्जामिन। अब देखो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना इतने बड़े बड़े, उस क्वेश्चन को डिवाइड करना सीखो। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है। सिर्फ अगर आपने 91 92 लिख दिया तो आपका काम खत्म नहीं होगा, ठीक है। आपको बाद में उसे क्रिटिकली एग्जामिन भी करना है कि क्या जो ये स्टेटमेंट यहां पे दिया गया है क्या वो सही है गलत है, एज पर दी सेक्शन 91 एंड 92। अगर आपने यहां पे सिर्फ 91 92 लिख के छोड़ दिया तो क्या आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया? आपसे ये तो पूछा नहीं गया राइट डाउन सेक्शन 91 92, ये थोड़ी ना पूछा गया है। क्या पूछा गया है? क्रिटिकली एग्जामिन। तो अगर आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, करने के लिए बोला गया तो करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो बच्चे फिर दुखी होते हैं, अरे सर हमने तो सेक्शन 91 92 वर्ड टू वर्ड लिख दिया, पूरा पेज भर दिया, हमें मार्क्स ही नहीं मिले। अरे भाई तुमसे पूछा ही नहीं है, तुमसे बोला है क्रिटिकली एग्जामिन। आपका एंड, इस क्वेश्चन का एंड कैसे होगा? इसको बोलते हुए वापस से कि सर एज पर द सेक्शन 91 एंड 92 इट इज ट्रू दैट अ मैन may change his statement but a document will never, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा करना। और अगर इसमें अगर आपको चेरी ऑन द केक वाली जो बात होती है, अगर आपको कोई जजमेंट याद आ गया, क्लिक कर गया, तो जजमेंट भी लिख दो। क्या ये चीज समझ में आई है? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है क्या उन्हें समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीजें आपको इसमें लिखनी होती है। अपन ने क्या क्या आइडेंटिफाई किया? सबसे पहले आपको देखना है कि ये क्वेश्चन किस सेक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद अगर ऐसा स्टेटमेंट है तो उसके पीछे का जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तीसरी चीज फिर अपन को देखनी कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है। क्या मैं सिर्फ 91 92 लिख दूंगा तो क्या वो चीज सफिशिएंट है, या फिर मुझे कुछ और लिखना है? तो वो आपको पता चलेगा क्वेश्चन के अंदर। वहीं पे इस क्वेश्चन को अगर मैं इतना सा बना देता, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेस्ट एविडेंस रूल, तो आपको क्या करना होता? थोड़ा सा पहले जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट बताना है, बेस्ट एविडेंस रूल का सेक्शन 91 92 लिखना है, काम खत्म। आपको कंक्लूड नहीं करना है उसे। लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है क्रिटिकली एग्जामिन, तो अब आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे मार्क्स मिले तो कंक्लूड करना पड़ेगा। आप अपनी जिम्मेदारी से बच के नहीं भाग सकते, है ना, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई है कि इस आंसर को किस तरीके से लिखना है? और भी अपन पैटर्न देखेंगे। ये क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है फटाफट से बता दो कि क्या ये चीज क्लियर हो गई है कि ये वाला स्पेसिफिक क्वेश्चन किस तरीके से करना था, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को मैं टास्क दे देता हूं। ये अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे एक बार बताओ कि इसके अंदर आपको क्या करना है, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करना है। अगर प्रोविजन नहीं देखा तो मैं छुपा देता हूं। क्या करना है इस वाले क्वेश्चन, किस तरीके से आप अपना आंसर स्टार्ट करोगे? क्वेश्चन पढ़ लिया? सबने पढ़ लिया? फटाफट से बताओ फिर क्या इसके अंदर हो सकता है। इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगा रहे हो तो फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो। निशांत क्या होगा इसके अंदर, कैसे तुम फॉर्मेट करोगे इस क्वेश्चन का? ठीक है, अब ये देखो अनुज कंपेल थोड़ी ना कर रहा है, वो तो प्लीड कर रहा है। और किसके सामने प्लीड कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट जज के सामने। तो यानी कि आपने क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी। गलती कर दी मतलब आंसर गलत, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक और पूरा आंसर गलत। प्रतीक कौन सा है?
ठीक है, सेक्शन 121, ओके। फिर ओके, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है अगर वो अपना आंसर देना चाहते हैं तो आपको ना हैंड रेज करने का ऑप्शन आ रहा होगा आपके नाम की साइड में, उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, फिर आपको यहाँ पे आप भी बोल के अपना आंसर दे सकते हो। अगर जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन बोल के अपना आंसर देने में इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं। राजकुमार, ठीक है, ओके, सबने दे दिया आंसर, ठीक है। सबका कुछ ना कुछ चीज़ अलग है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, आप लोगों ने जो फॉर्मेट बनाया है कि ये फोर्स करना है नहीं करना, तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक वे में चलेगा। कैसे चलेगा? सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर सेक्शन लिखना है, ठीक है। स्टार्ट आपका कैसे होगा? सेक्शन नंबर से होगा, एज पर सेक्शन 121 ये प्रोविजन दिया हुआ। या फिर आप इसको ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हो, द अबव मेंशन सिचुएशन एग्जांपल इलस्ट्रेशन इज बेस्ड अपॉन, इतना लिखना है, अबव मेंशन इलस्ट्रेशन अबव मेंशन सिचुएशन बेस्ड अपॉन, तो 2-3 वर्ड ही एक्स्ट्रा हुए। वही स्पीड पे डिपेंड करता है, बट इतना कोई बड़ा हुआ नहीं है, लिख सकते हो आप ये। या फिर नहीं भी लिखना तो इतना भी कर सकते हो, एज पर सेक्शन 121। अब आपको सारा प्रोविजन लिख देना है कि भाई ये प्रोविजन लिखना है। अब यहाँ पे इस पूरे सेक्शन के अंदर आपको वो आइडेंटिफाई करनी है चीज जो आपके किससे रिलेटेड है, डायरेक्ट इलस्ट्रेशन से बेस्ड है, मतलब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वहां पे क्वेश्चन को डिस्ट्रिक्ट जज के सामने प्ली किए, राइट। तो क्या इस सेक्शन के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट जज एक स्पेशल ऑर्डर देके कंक्लूड कर सकता है, वो सॉरी उसे बाउंड कर सकता है आंसर देने के लिए? एज पर सेक्शन 121 जो सिविल जज है उसका सीनियर अगर डिस्ट्रिक्ट जज है, अगर वो उसे कंपेल करता है स्पेशल ऑर्डर के थ्रू, क्या ये करना अलाउड है? अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। तो फिर जब आपने प्रोविजन लिख दिया तो फिर आपको पैराग्राफ चेंज करना है और फिर क्या लिखना है? एज पर दी अबव मेंशन्ड प्रोविजन डिस्ट्रिक्ट जज कैन कंपेल द सिविल जज बाय स्पेशल ऑर्डर, नॉट अदरवाइज, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो सकता है, स्पेशल ऑर्डर, क्योंकि 121 खोलोगे इसमें क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट। तो ये की टर्म है आपकी इस पूरे सेक्शन की, वो यहां पे इसेंशियल है, ठीक है। तो ये करना है। अब देखो इस सेक्शन में नीचे ये भी तो लिखा हुआ है ना, दैट बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ओन कंडक्ट इन कोर्ट एज सच जज और मजिस्ट्रेट और एज टू एनीथिंग विच केम टू हिज नॉलेज इन कोर्ट एज सच जज और मजिस्ट्रेट। तो मुझे बताओ ये और के बाद जो पार्ट लिखा हुआ है, और एज टू एनीथिंग विच केम टू हिज नॉलेज इन कोर्ट एज सच जज और मजिस्ट्रेट, क्या ये लाइन अपने लिए रेलेवेंट है क्या इस क्वेश्चन के अंदर? नहीं है ना। तो क्या इस लाइन को वापस से रिपीट करने की जरूरत है? क्या आप जबरदस्ती वहां पे लिखोगे? नहीं सर, द डिस्ट्रिक्ट जज में कंपेल हिम थ्रू स्पेशल ऑर्डर, बट इफ इट वाज हिज ओन कंडक्ट देन ही कैन बी कंपेल्ड। तो ऑन कंडक्ट से रिलेटेड तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया। कई बच्चे गलती करते हैं, जबरदस्ती ओवर एक्सप्लेन करते हैं। अपन को ओवर एक्सप्लेनेशन से भी बचना है। क्यों? क्योंकि टाइम लिमिटेड है।
आपके पास पूरा दिन होता तो लिखो जितना एक्सप्लेन करना है, बट यहाँ पे आपको ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है। आपसे जो चीज पूछी जा रही है सिर्फ उस चीज को एक्सप्लेन करते हुए आपको कंक्लूड करना है। क्या चीज समझ में आ गई है? तो पहले क्या करना है अपन को, सेक्शन नंबर लिखना है डायरेक्टली, फिर उसके बाद क्या करना है, सेकंड पैराग्राफ के अंदर उस सेक्शन का कौन सा पोर्शन है जो आपको हेल्प कर रहा है आपका आंसर लिखने में, उस पोर्शन को पकड़ो और उसके ऊपर अपना आंसर लिख दो। चीज क्लियर हो गई है? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है क्विकली बता दो क्या उनको ये चीज क्लियर हो गई है कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से फ्रेम करना चाहिए था, है ना? और देखो जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, क्योंकि देखो अगर आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं मेरे लिए नहीं चल रही है या आप लोगों के लिए चल रही है। तो अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो, और अगर खुद की गलती पकड़ के इंप्रूव नहीं करोगे तो फिर यहाँ पे क्लास लगाने का भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो थोड़ा सा एक्टिव रहो और क्लासेस के अंदर आंसर जरूर दो, है ना? कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो वहां पे भी तो आंसर देना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे नहीं मेरा आंसर गलत हो गया तो मैं क्लास में क्यों दूं, तो देखो वहां तो देना ही है ना। वहां पे गलत आंसर देने से अच्छा है कि यहाँ पर आंसर दो और उस चीज को इंप्रूव कर लो, है ना? यहाँ 4 लोगों के सामने बेइज्जती होगी चलेगा, जब रिजल्ट आएगा तो पूरे खानदान के सामने बेइज्जती हो जाएगी, वो नहीं चलेगा, है ना? तो यहाँ पे थोड़ी सी इंसल्ट हो जाएगी। और देखो यहाँ कोई इंसल्ट नहीं हो रही है, यहाँ पे बस आपके मन में है इंसल्ट, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना तब एक्चुअल में इंसल्ट होगी। जो आपके रिश्तेदार है ना जो फोन कर करके पूछेंगे रिजल्ट वाले दिन, अरे बेटा रिजल्ट आ गया क्या रहा, अच्छा नहीं हुआ, कोई नहीं, हमारे पड़ोस वाले का हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया, थोड़ी और मेहनत करते, तो वो एक्चुअल में इंसल्ट होगी। यहाँ क्लास में जब आप गलत आंसर दे रहे हो कोई इंसल्ट नहीं है, आपके मन का बस एक भ्रम है कि इंसल्ट हो रही है, कोई इंसल्ट नहीं हो रही है, ठीक है? तो अब जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है एक बार कुछ चैट बॉक्स में लिख के तो बताओ कि आप एक्टिव हो भी या नहीं क्लास में। एकदम कोई रिप्लाई नहीं आ रहा आपकी साइड से, तब तक अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग जुडिशियल एग्जाम में पूछा गया है। 24 लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है ये। क्या क्या है इसके अंदर चीज लिखने के लिए आपके पास? तो लिखना कैसे स्टार्ट करोगे? तो अब तो ये चीज तुमने क्लास में भी सॉल्व की है। तो नवदित्य ने 3 सेक्शन आइडेंटिफाई किए यहाँ पे, सेक्शन नंबर 5 और 137 और ठीक है, यहां पे बताया गया है कि कौन से फैक्ट का आप वो एविडेंस दे सकते हो, यानी कि कौन सा फैक्ट रेलेवेंट है, ठीक है? सेक्शन 5 काम का आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। 137 में क्या बताया गया है? एडमिसिबिलिटी, एक कौन सा फैक्ट क्या है, एडमिसिबल है, ये 137 में आ गया। तो 165 की क्या जरूरत पड़ रही है यहां पर? 136, तो पहले तो सेक्शन भी सही बताओ, ठीक है? तो अपना जो क्वेश्चन है उसका काम तो इन 2 सेक्शन में हो गया, 165 क्यों लिखना है? तो वो जब चेरी ऑन द टॉप की बात थी तो जजमेंट रिलेटेड था उस क्वेश्चन से। हाँ बताओ 165 क्या रेलेवेंट है यहाँ पे? क्योंकि 165 पे अगर तुम लिख रहे हो तो क्या उस सेक्शन से इस स्टेटमेंट के ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है? कहीं पे भी जजमेंट वर्ड क्या स्टेटमेंट में लिखा हुआ नहीं ना, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की गई, रेलेवेंट और
एडमिसिबल। तो रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी तो सेक्शन 5 ऑफ 136 के अंदर ही क्लियर है, 165 की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो 165 ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा महारथी है जो बहुत ही स्पीड में लिखता है, ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा है, लिखना चाहो तो लिख दो, बाकी 165 एज सच आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला है ना, कि 165 में ये बोली गई है कि जजमेंट किस फैक्ट पे बेस्ड होगी, है ना, तब आपको 165 लिखना होता है, बट यहाँ पे आपको 165 लिखने की जरूरत नहीं है। क्या चीज़ क्लियर हो गई है ना? तो समझ में आ रहा है कि छोटी छोटी गलतियां हो रही है। अब अगर 165 लिखने बैठ गए तो आपने 2 से 3 मिनट तो उस पर वेस्ट कर दिए, और 2 से 3 मिनट में आप कोई दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे छोटा। ठीक है, लिख के आना, फिर अपन रिजल्ट के बाद बात करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, कैसे करोगे इस अटेम्प्ट? कौन सा है? ठीक है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया 122, ठीक है। पहले यानी कि सेक्शन बताओगे सबसे पहले, फिर तुमने बोला एक्सेप्शन लिख देंगे, ठीक है, यानी कि निशांत एक्सेप्शन लिख के आएगा। चलो और बताओ निशांत एक्सेप्शन क्यों लिखेंगे? ये कौन सी मूवी का डायलॉग है कि कहानी सुनने में तो बहुत अच्छी, लेकिन जज जो है लॉ के ऊपर डिसाइड करते हैं, फैक्ट के ऊपर नहीं। जॉली एलबी का शायद। सुनने में तुम्हें फैक्ट कितने भी बढ़िया लग रहे हो, ठीक है। यहां पे क्या है? ए टेल्स हिज वाइफ बी दैट टुडे आई हैव किल्ड आवर डॉटर सी बाय स्ट्रैंगुलेशन, यानी कि मैंने मर्डर कर दिया है, यानी कि उसने क्या कर दिया है? कन्फेस कर दिया है, ठीक है। अब यहां पे आपका डायरेक्टली सेक्शन 122 रिलेटेड है। 122 में क्या लिखा हुआ है? नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married, nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consents, except in suits between married persons or proceeding in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन दिए हुए हैं, क्या ये सिचुएशन किसी एक्सेप्शन में फॉल कर रही है? क्या नहीं कर रही है, तो एक्सेप्शन से डील करने की तो जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट है टोटल वो, है ना। और यहां पे कंपेल टू डिस्क्लोज, ठीक है। तो क्या आप वाइफ को कंपेल कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। यहां पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि वेदर बी कैन फाइल एन कंप्लेंट, तब चीज अलग होती। यहां पे क्या बोला जा रहा है? वेदर यू कैन कंपेल बी और नॉट। कैन यू कंपेल बी एज पर सेक्शन 122? नो। तो अब यहां पे आपका आंसर कैसे चलेगा? सेक्शन 122 लिखना है, फिर इसको यहां पे इंग्रेडिएंट के अंदर फिट करना है। ए एंड बी आर कपल, हस्बैंड एंड वाइफ, सो वाइफ कैन नॉट बी कंपेल्ड एज पर सेक्शन 122। फिर अगर आपका इतना ही चुल मच रही कि नहीं मैं एक्सेप्शन तो लिखूंगा, तो फिर आपको क्या लिखना है? द अबव सेड ऑफेंस वॉज नॉट कमिटेड अगेंस्ट द बी, क्योंकि वाइफ है ना, कि लास्ट वाला जो एक्सेप्शन है, क्या पता शायद आप उसके अंदर जबरदस्ती उसे घुसाना चाहो, लेकिन उसके अंदर भी फिट नहीं हो रहा। तो अगर आपको इतना ही है कि नहीं मुझे तो एक्सेप्शन के अंदर डालना ही डालना है, मैं दिखाऊंगा कि मुझे आता है ना, तो फिर आप ये लिख सकते हो, द ऑफेंस वॉज नॉट कमिटेड अगेंस्ट बी, ठीक है। हैंस बी कैन नॉट बी कंपेल्ड अनटिल एंड अनलेस ए गिव्स परमिशन। क्या ये चीज क्लियर हो गई है? कोई भी डाउट इसके अंदर?
तो किस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसके अंदर? निशांत, अब आ गया समझ में कि देखो उतना ही लिखना है जितना एक्चुअल में आपको जरूरत है। उसके एक्स्ट्रा अगर आपने एक वर्ड भी लिखा ना, तो वो एक एक वर्ड होते होते आपका एक आंसर खा जाएगा पूरा। अगर मैं आपको बोलूं आपके सामने मोरलेस 20 क्वेश्चन आते हैं, है ना, 20 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने एक एक क्वेश्चन में भी एक एक दो वर्ड भी एक्स्ट्रा लिखा, तो एटलीस्ट आपने 25-30 वर्ड एक्स्ट्रा लिख दिए। 25-30 वर्ड एक्स्ट्रा लिखने का मतलब है एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो जाता है ना। तो जो चीज आपको छोटी छोटी लग रही है, वो एक्चुअल में जब इकट्ठी होगी एक जगह, तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी, है ना। तो इसलिए ये नहीं सोचना सर एक ही 2 वर्ड एक्स्ट्रा लिखा है उससे क्या फर्क पड़ रहा, नहीं, फर्क पड़ता है, ठीक है, हर चीज से फर्क पड़ता है। तो अपन को एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, जितना पूछा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उतना लिखना है, उसी पे फोकस करना है। चीज समझ में आ गई है? अब चलते अपन थर्ड कैटेगरी पे, जो सिमिलर है ऊपर वाली कैटेगरी से, काइंड ऑफ, ठीक है। कैसे? इलस्ट्रेशन बेस्ड। और क्लासेस के अंदर मैंने रिपीटेडली आपको बोला है कि एक्ट्स के अंदर जो इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं वो आपको याद होने चाहिए। इलस्ट्रेशन आप मिस नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपसे इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो फिर से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से सेक्शन का इलस्ट्रेशन है। जब आपको वो सेक्शन याद आ गया, तो उसके अंदर भी आपको क्या करना है, यही वाली जो थ्योरी अपन ने की थी, ये वाली, ठीक है, ये वाला, तो ये जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे आपको वैसे ही लिखना है। दैट एज पर द प्रोविजन। अब मुझे बताओ कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 93। सेक्शन 93 का इलस्ट्रेशन है, जिसके अंदर बस इन्होंने यहाँ पे थोड़े से ये फिगर चेंज कर दी, बाकी इलस्ट्रेशन एज इट इज है ना। तो थोड़ा सा फैक्ट चेंज किया है, बाकी इलस्ट्रेशन एज इट इज है। तो आपको क्या करना है, सेक्शन नंबर मेंशन करना है, सेक्शन लिखना है, फिर अप्लाई करना है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन इस इलस्ट्रेशन पे कैसे वो क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। चीज समझ में आई? राजकुमार, हो गया क्लियर ये कि किस तरीके से आपको यहां पर इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन ना दो धारी तलवार होते हैं। कैसे? अगर आपको स्पेसिफिकली याद है कि वो इलस्ट्रेशन कौन से सेक्शन का है, तब तो आप क्विकली सॉल्व कर दोगे बिना कोई टाइम लगाए। बट अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है कि वो इलस्ट्रेशन कौन से सेक्शन का है, तो फिर आप क्या करोगे, हो सकता है आपका आंसर सही हो, बट क्योंकि वो इलस्ट्रेशन उस सेक्शन का नहीं है, उस प्रोविजन का नहीं है, तो आपके आंसर को सही नहीं माना जाएगा। और ये गलती आती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, ठीक है, आईपीसी के अंदर भी कई बार ये छोटी मोटी गलती आ जाती है, ठीक है, एविडेंस में भी गलती आ जाएगी, स्पेसिफिकली जब आप रेलिवेंसी की बात करते हो। रेलिवेंसी से रिलेटेड जो प्रोविजंस है, जो इलस्ट्रेशंस है, वो क्या है, वो इलस्ट्रेशन ऐसे कि कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं किसी दूसरे प्रोविजन में। तो अगर आपको एग्जैक्ट प्रोविजन क्लिक नहीं किया, तो क्या गलती करोगे आप, किसी दूसरे प्रोविजन में डालोगे, फिर क्या मिलेगा आपको, अंडा, 0, ठीक है। तो फिर आपको ये गलती नहीं करनी है। जब आप डायरेक्ट पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको इलस्ट्रेशन पता होने चाहिए। अगर आपको याद हो तो फिर लास्ट ईयर प्री एग्जामिनेशन में तो डायरेक्ट टीपीए के सेक्शन से क्वेश्चन आ गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 116 ऑफ टीपीए, ऐसा भी क्वेश्चन आ गया, है ना। तो अपने जो मेंस के अंदर 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली वो क्या होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इलस्ट्रेशन बेस्ड या प्रैक्टिकल सिचुएशन बेस्ड, है ना। तो आप, हाँ, मोस्टली आपको ये देखने को मिलते हैं, बहुत देखने को मिलेगा। जैसे कॉमन इंटेंशन के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, सिमिलर इंटेंशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इलस्ट्रेशन देखिए तो क्या आते हैं, यहीं से उठ के आते हैं। तो जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है मोस्टली वो यहीं से उठ के आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा इलस्ट्रेशन कौन से सेक्शन के ऊपर बेस्ड है। चीज क्लियर हो रही है? तो ये भी मोरलेस थोड़ा सिंपल ही है, बट दो धारी तलवारें, सेक्शन और इलस्ट्रेशन याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो गड़बड़ होने की चांस उतने ज्यादा ही बढ़ जाते हैं। ओके, फिर आते हैं लास्ट 2 टाइप्स, डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कि उस एक्ट में से अलग अलग चीजों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। यहां पे आपसे प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस से डिफरेंस पूछा गया 2021 के अंदर। और एविडेंस एक्ट में कौन से डिफरेंस बन सकते हैं, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में बन सकता है, एडमिशन कन्फेशन में बन सकते हैं, बन सकता है एडमिशन कन्फेशन के अंदर,
है ना, और डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वो उसके अंदर डिफरेंस बना दिया। तो यानी कि छोटे छोटे डिफरेंस बहुत अलग अलग जगह से बन सकते हैं, है ना। तो आपको ये डिफरेंस पता होने चाहिए। अब इन डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस को करने का एक तरीका होता है, जो जब अपनी रेगुलर फाउंडेशन बैच की क्लास चल रही थी अपन ने प्रैक्टिस की थी, बहुत बार प्रैक्टिस की थी, आई होप जो अपनी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको तो प्रैक्टिस आ गई होगी। राजकुमार क्या करना होता है अपन को? और कोई एक्सेप्शन हो तो ठीक है। तो बेसिकली जब अपन ने वो चीज की थी कि किस तरीके से ये होने वाला है, जब भी आपको दो टर्म के अंदर डिफरेंस पूछा जाए तो एक कॉमन सा थोड़ा तरीका होता है, यानी कि एक फॉर्मेट होता है, ब्लूप्रिंट होता है, कि अगर आपको वो याद रहा तो आप मोर और लेस वो चीजें कर देते हो। क्या वो ब्लूप्रिंट है? आपको क्या करना है, पहले तो कॉलम बनाने, 3 कॉलम बनते हैं, ठीक है। यहां पे आपका ग्राउंड आता है, किस ग्राउंड के बेसिस पे आप कर रहे हो, और यहां पे आपकी दोनों टर्म्स आ जाती हैं जिन टर्म पे आपको डिफरेंशिएट करना है। पहला आपका ग्राउंड हमेशा क्या बनेगा कि किस सेक्शन से वो रिलेटेड है। 90% चांस में जो दोनों टर्म में आपको डिफरेंस करना है किसी ना किसी सेक्शन के ऊपर बेस्ड होती है, तो आपको वो लिखना होता है। सेकंड, जो डिफरेंस होता है वो डिपेंड करता है, अगर उनकी डेफिनेशन छोटी है जो आप लिख सकते हो, तो सेकंड डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका, डेफिनेशन का आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। थर्ड डिफरेंस राजकुमार क्या था? स्कोप, वाइडर इन स्कोप, नैरोअर इन स्कोप, ठीक है। ये देखा था अपन ने, मोस्टली ये चीज आपको स्कोप की दिख जाती है, ठीक है। और नेचर क्या है उसका, ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो भी, तो ये कुछ देखो 1 2 3 4 5, इसको अपन थोड़ा रफली लेते हैं कि हर जगह आपको एक्सेप्शन नहीं लिखने को मिलेगा, बट 4 ऑप्शन तो मिल गए ना आपको हर जगह। यानी कि जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो ये 4 चीजें तो आपको रेडीमेड तैयार है आपके दिमाग में कि खट 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 मुझे लिखना है ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। कई जगह जैसे अगर आप आईपीसी के डिफरेंस लिख रहे हो तो आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे इंटेंशन जो है इसेंशियल टर्म होती है, मोटिव भी इसेंशियल होता है क्या क्राइम के अंदर, राजकुमार? तो ऐसे करना है, ठीक है। तो आईपीसी में मोटिव किसी भी ऑफेंस का इसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है, तो आप आईपीसी में कर सकते हो। यहाँ पे इसेंशियल क्या है, इंटेंशन है, कहीं पे डिसऑनेस्टी है, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी में आप कर सकते हो मूवेबल प्रॉपर्टी पे हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आप कर सकते हो। तो सेम चीज कोई सा भी एक्ट हो, कुछ भी हो, आप ये कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन में आ गया, ठीक है, डिफरेंस आ सकता है, और अपन ने वो किया भी है। जब अपन ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट किया था तब अपन ने वो किया था। ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर, उसमें भी डिफरेंस अपन ने अच्छे से किया था। तो ये चीजें हैं, ठीक है। हाँ, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, है ना, तो ये आया था। तो आपको जब भी डिफरेंस की बात आएगी तो आपका तो काम इजी हो गया ना, किस तरीके से आपको चीज करनी। तो ये 4 चीजों के ऊपर आप लेके चल सकते हो, ब्लूप्रिंट बना सकते हो। ये हो गई आपकी सेकंड लास्ट कैटेगरी। फिर ये होता है डॉक्ट्रिन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि उस एक्ट में कोई डॉक्ट्रिन है तो आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जैसे, बेस्ट एविडेंस रूल भी पूछ लेते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटर, ये भी इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर है। इसके अलावा लास्ट सीन थ्योरी, ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी है इसके अंदर, प्ली ऑफ एलिबाई हो गया, ये भी पूछ लेते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर नेसेसिटी वाली चीज आ जाती है, ये भी पूछ लेते हैं। हाँ, फॉल्स सुनो, हाँ, ठीक है। टीआईपी में, अच्छा, टीआईपी की डॉक्ट्रिन, तो ये डॉक्ट्रिन्स है। तो आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में डॉक्ट्रिन्स याद होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें से ये जो टर्म्स मैंने अभी बताई और आप लोगों ने भी बताई, ये तो इसेंशियल है ही है। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ, ओ, है ना,
और उसके अलावा आपका ऑनर्स ऑफ प्रूफ, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, इनमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो ये टर्म्स हैं, ये डॉक्ट्रिन्स है, रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो अगर आप okay. यस अपेक्षा, सर डॉक्ट्रिन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी। एजेंसी, यस सर, सेक्शन 10। ओके, सेक्शन 10 के अंदर बिल्कुल सही बोला, डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी, रेलिवेंसी ऑफ कन्फेशन ड्यूरिंग जॉइंट ट्रायल और स्टेटमेंट ड्यूरिंग जॉइंट ट्रायल। यस सर, कॉन्स्पिरेसी। ओके सॉरी, सेक्शन 10 है आपका कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड, ओके सॉरी, ठीक है, वो कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड है, ठीक है। कौन सा? हाँ, वो उसका वो वाला प्रोविजन, ठीक है। तो ये सारी डॉक्ट्रिन से, ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर अपन लिस्ट बनाए, अगर आप अभी अपने नोटबुक लेके आओ, तो अगर बनाना चाहो तो लिस्ट बना लो फटाफट से। अपन क्या, हाँ ये तो भेजूंगा, तो इसमें वो लिस्ट नहीं लिखी हुई है ना, हाँ, ताकि आप लोगों को क्लिक हो जाए, फटाफट से जाके काम कर लो, जहां पे भी लिखना चाहो लिख लो। स्टार्ट करें? स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपनी जो सबसे कॉमन आती है, फॉल्सिस उनो फॉल्सिस ऑमनिबस, ये सबसे ज़्यादा चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो सेक्शन 6 के अंदर क्या आता है अपने, रेस जेस्ते, ठीक है। उसके बाद आगे चलोगे सेक्शन 10 के अंदर, हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी, कई जगह पे आपको डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी देखने को मिलेगा, कई जगह प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। फिर उसके बाद सेक्शन 11 में क्या है, प्ली ऑफ एलिबाई, फिर उसके बाद आप आ जाओ डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर। एस्टोपल अभी आगे भी आ जाएगा ना, 115, 16, 17, वो ताकि आपको याद रहे कि वो तीनों सेक्शन उसके हैं, ठीक है। कंडक्ट में भी वो एप्लीकेबल होता है, बट मेनली अपन 15, 16, 17 से याद रखते हैं उसे, ठीक है। अब जो डाइंग डिक्लेरेशन है ना, उसको आप प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी भी देखने को मिलता है। नॉर्मली क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी सुनते लोगों के दिमाग में आता है आईपीसी, है ना, बट जो अपना डाइंग डिक्लेरेशन है उसे भी अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी बोलते हैं। फिर उसके बाद एक चीज अपन ने मिस कर दी है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को लेके वो जो थे अपने पंचशील सिद्धांत, ठीक है, हाँ, 5 गोल्डन रूल्स, हाँ, ये लिख लो गोल्डन रूल्स, और ब्रैकेट में लिख लेना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। फिर उसके बाद आपका, फिर यहाँ पर भी नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर भी आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। फिर आप सीधे से जंप कर सकते हो बेस्ट एविडेंस रूल, सेक्शन 91, एंड 92। फिर उसके बाद अपना बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ऑनर्स ऑफ प्रूफ विद अपना 101, 102 है। फिर
लास्ट सीन थ्योरी एंड रेस इप्सा लोक्यूटर 106। ठीक है, और बताओ फिर एस्ट्रोपल, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्ट्रोपल। फिर उसके बाद आपका आता है लास्ट सीन जो थ्योरी है उसमें 114 सेक्शन भी आप लिख सकते हो अगर बड़ा क्वेश्चन बनता है तो। 116 लास्ट सीन थ्योरी, इंडियन एविडेंस एक्ट 116 एस्ट्रोपल है, 114 है कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। तो 114 भी आप लिख सकते हो अगर आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो। एस्ट्रोपल अपन ने लिख लिया, ठीक है। उसके अलावा तो फिर इसके अंदर और कोई डॉक्ट्रिन नहीं है बात, ठीक है। तो ये आपकी डॉक्ट्रिन्स हो गई हैं, ठीक है। तो ये आपको कवर करनी है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। चीज क्लियर हो गई है। तो ये आपका पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट का ओवरव्यू था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे इंडियन एविडेंस एक्ट में पूछे जाते हैं, कैसे आपको उनका आंसर लिखना होता है। क्या यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत किसी भी फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का फॉर्मेट हमें समझ में नहीं आया, इस टाइप का फॉर्मेट हमें समझ में नहीं आया? अच्छे से क्लियर हो गया सब कुछ? पक्का? ओके। तो कुछ क्वेश्चन, या फिर चलो कोई नहीं, कल जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, हाँ, ठीक है। उसमें मेरा जो मेन पर्पस रहेगा वो होगा आपका फॉर्मेट चेक करना, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो अगर आप बैक तो वैसे मैं अलाउ नहीं करूंगा, बट ज़्यादा दिक्कत आई तो देख लेना, बट ना देखो तो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे अपनी क्लास में अपना मेन पर्पस क्या है कि फॉर्मेटिंग आपकी सही है कि नहीं, क्या आप वो सारी चीज़ें लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। ओके, चीज़ क्लियर हो गई है? पक्का? एक और क्वेश्चन है जो नॉर्मली इसके अंदर अपन को कंसेप्ट बेस्ड के अंदर ही आ जाना चाहिए था, जैसे पंचशील सिद्धांत, उसके ऊपर जस्ट मिनट। अब देखो, पंचशील सिद्धांत ये किसी जजमेंट से है ना, तो जब भी कुछ ऐसी चीज होती है तो आपको जजमेंट याद रखना ही पड़ता है ना। आप बिना वो जजमेंट लिखे अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, है ना। और ये चीज आपको सीआरपीसी में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। जो आपकी डीके बासु है, ठीक है, ललिता कुमारी है, ठीक है, इतने सारे जजमेंट्स हैं, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। कश्मीरा शाह वाला जजमेंट है, पकला नारायण स्वामी वाला जजमेंट है, ठीक है, आर.एम. मलकान वाला जजमेंट है, ठीक है। तो बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, है ना। तो अगर आप लोगों के पास वन लाइनर नोट्स होंगे, आप उनमें से वो जजमेंट्स की पूरी वो कर सकते हो, है ना। तो ये था अपना इंडियन एविडेंस एक्ट। किसी की कोई भी डाउट, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है वो भी एक बार क्विकली बता दो, क्या उनके कोई डाउट्स हैं किसी भी चीज़ को लेके, या उन्हें क्लियर हो गया है। देखो, जब तक आप नहीं बोलोगे कि आपको क्लियर हुआ है नहीं हुआ, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो बोलना तो पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है चुप रहने का। जैसा अपेक्षा तो क्लियर हो गया। ओके, है ना। तो डन करते हैं अपन आज की क्लास। देखिए, अपना टारगेट यही है कि अपन क्लास को अननेसेसरी लेंदी नहीं खींचेंगे, है ना। ऐसा नहीं करना कि हम यहाँ पे 3 घंटे बिठा के एक एक क्वेश्चन के मैं आंसर सॉल्व करवा रहा हूँ, है ना। वो टोटली यूजलेस प्रोसेस है। उसमें क्या होगा, आप जबरदस्ती वो आंसर रटोगे। अब देखो, जैसे इसके अंदर गलती हुई थी, कौन सा था जिसके अंदर एडिशनल चीज लिख दी थी? एक तो निशान ने लिखी थी एक्सेप्शन, नवदीप्ता ने लिख दी थी 165, ठीक है। अब जो ये वाला था एडमिसिबिलिटी और रेलिवेंसी में, है ना, एक्स्ट्रा लिख दिया था। और यहाँ पे ये चीज थी क्रिटिकली एग्जामिन वाला, क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। अब देखो, अगर मैं आपको ये करता कि यहाँ पे एज इट इज इस क्वेश्चन के मैं आपको आंसर दे दूं, तो वहां पे भी आप क्या गलती करोगे कि
आप देखोगे कह रहे यार ये स्टेटमेंट तो मैंने क्लास के अंदर देखा था और सर ने वो आंसर बताया था, मैं ये लिख देता हूं, आप इस वर्ड को स्किप कर जाओगे तो हो गया ब्लंडर। तो ये प्रोसेस कि मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाऊं, उसके आंसर दिखाऊं और आपको बोलूं देख लो रट लो, ये सबसे घटिया प्रोसेस है आपके आरजीएस मेंस को क्लियर करने। या आप बच्चों को ये नहीं बता रहे हो कि कैसे आंसर लिखना है, क्या बता रहे हो कि ये लो आपके सामने हमने हलवा दे दिया खा लो, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अगर वो क्वेश्चन किसी दूसरे तरीके से पूछ लिया, उसमें कुछ एडिशनल चीज पूछ ली, तो फिर गड़बड़े आप लिख के नहीं आओगे। और वहां पे इतना ज्यादा प्रेशर होता है, 3 घंटे के अंदर इतना सब कुछ लिखना होता है कि आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि मुझे लिखना था या नहीं लिखना था। और जब वो आपके मार्क्स आएंगे और जब आप आरटीआई से जब रिजेक्शन के बाद अपनी कॉपीज मंगाओगे, तो फिर आपको समझ में आएगा यार इस क्वेश्चन में तो ये पूछा था, मैं ये लिख के क्यों आ गया या ये लिख के क्यों नहीं आया, है ना। तो ये गलती अपन को नहीं करनी है, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। अगर समझोगे तो लिख दोगे, रटोगे तो भूलोगे, है ना। तो रटना नहीं है, समझना है और समझ के अपन को चीजें सॉल्व करनी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि जो लेक्चर है आपके लिए थोड़ा कुछ चीजें समझ में आओगी, थोड़ा सा आपका दिमाग भी खुला होगा कि कहाँ पे छोटी छोटी गलतियां हो रही है और उन गलतियों को अपन को इंप्रूव करना है। तो आगे अपन हर क्लास के अंदर ऐसे ही सब्जेक्ट्स उठाएंगे और उसके अंदर चीजों को कवर करेंगे। आज अपना क्या हो चुका है, इंडियन एविडेंस एक्ट हो चुका है। कल मोस्ट प्रोबेबली अपन या तो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सीआरपीसी, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट अपन कवर करेंगे। आपको ग्रुप पे अपडेट आ जाएगा, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट अपन कवर करने वाले हैं, उसका डायरेक्ट आपको लेके आना है ना, डायरेक्ट लेके आना है, ताकि अपन जब जिस तरीके से अभी अपन ने देखा कि ऐसे क्वेश्चन आते तो अपन वहां से उनको टैकल करेंगे। ओके, और आपकी टेस्ट सीरीज का जो प्लानर है वो मैंने ग्रुप में डाल दिया है। आप चाहो उस प्लानर के अकॉर्डिंग दे सकते हो, चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। ओके, क्लियर? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं अपन कल की क्लास में।